नमस्कार, सारा एजुकेशन हब में आपका स्वागत है। तो चलिए आज की चर्चा शुरू करते हैं। आज हम कई दिलचस्प और अलग-अलग क्षेत्रों से जुड़े मुद्दों पर बात करेंगे। हमारे पास ग्लोबल हेल्थ रिपोर्ट्स हैं, टेक्नोलॉजी का क्या असर हो रहा है, सामाजिक न्याय की क्या स्थिति है, वन्यजीव संरक्षण पर भी बात होगी, भारत में ई-गवर्नेंस कैसे काम कर रहा है, और हाँ, मेडिसिन का नोबेल पुरस्कार और दुनिया की कुछ ताज़ा घटनाओं पर भी नजर डालेंगे। कोशिश यही रहेगी कि इन सब स्रोतों से जो सबसे ज़रूरी बातें हैं, जो खास आइडियाज़ हैं, वो आपके सामने रखें। मतलब कम समय में एक गहरी समझ बनाने की कोशिश। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO की तंबाकू रिपोर्ट से शुरू करते हैं। लगता है दुनिया भर में तंबाकू पीने वाले वयस्क कम हुए हैं। 2010 में करीब 26% थे, अब 19.5%। ये तो अच्छी खबर है। हाँ, अच्छी खबर तो है। वैश्विक स्तर पर कमी आई है, लेकिन इसका मतलब ये भी है कि आज भी हर 5 में से एक वयस्क तंबाकू ले रहा है। और इसी में एक और बात निकल कर आ रही है, वो है ई सिगरेट का बढ़ता इस्तेमाल। दुनिया भर में करीब 10 करोड़ लोग अब इसका इस्तेमाल कर रहे हैं। 10 करोड़, अरे वाह, ये तो बहुत बड़ा आंकड़ा है। और ये नई चिंता क्यों है? चिंता इसलिए क्योंकि इसके लॉन्ग टर्म असर अभी पूरी तरह पता नहीं है, और खासकर युवाओं में इसका चलन बढ़ रहा है। तो एक लत छूट रही है तो कहीं दूसरी न लग जाए। अच्छा, और भारत में क्या स्थिति है? यहाँ भी ऐसा ही है? भारत की कहानी थोड़ी अलग है। यहाँ अच्छी बात यह है कि 2010 से 2025 के बीच अनुमान है कि तंबाकू का इस्तेमाल लगभग 43% कम हो जाएगा। ये WHO का जो 30% का लक्ष्य था, उससे काफी बेहतर है। 43%? ये तो काफी अच्छा सुधार है। हाँ, सुधार तो है, लेकिन सिक्के का दूसरा पहलू देखें तो 2024 में भी भारत में करीब 24.3 करोड़ लोग 15 साल से ऊपर के तंबाकू का इस्तेमाल कर रहे थे। तो प्रतिशत में कमी के बावजूद संख्या अभी भी बहुत बहुत बड़ी है। ये बात तो है। सरकार ने कुछ कदम तो उठाए होंगे इसे रोकने के लिए। वो COPTA कानून की बात होती है अक्सर। बिल्कुल, भारत ने कई लेवल पर कोशिश की है। COTPA एक्ट 2003 बहुत अहम है। पब्लिक प्लेस में स्मोकिंग बैन, बच्चों को बेचने पर रोक, ये सब उसमें है। फिर 2022 में पैकेजिंग के नए नियम आए, वो बड़ी बड़ी तस्वीरें वाली वार्निंग के साथ। हाँ, वो तो देखा है। राष्ट्रीय तंबाकू नियंत्रण कार्यक्रम भी है, और 2019 में ई सिगरेट पर जो बैन लगा, वो भी एक बड़ा कदम था। ये सब कोशिशें मतलब एक बड़े पब्लिक हेल्थ गोल का हिस्सा हैं। ठीक है, स्वास्थ्य से आगे बढ़ते हैं समाज की तरफ। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ILO की एक रिपोर्ट आई है सामाजिक न्याय पर। इसमें कुछ अच्छी बातें भी हैं, जैसे गरीबी कम हुई है। हाँ बिल्कुल, रिपोर्ट कहती है कि दुनिया में जो अत्यधिक गरीबी थी, वो 39% से घटकर 10% रह गई है। ये एक बहुत बड़ी बात है। और एक और माइलस्टोन है, 2023 में पहली बार दुनिया की आधी से ज्यादा आबादी, 50% से ज्यादा, किसी न किसी सोशल सिक्योरिटी स्कीम के दायरे में आ गई। ये तो वाकई अच्छी खबरें हैं, लेकिन कुछ चिंताएं भी होंगी। चिंताएं भी गंभीर हैं। एक तो ये कि इनइक्वालिटी मतलब असमानता कम करने की जो रफ्तार थी, वो थम सी गई है। और दूसरी बात, 1982 के बाद से दुनिया भर में जो संस्थान हैं, सरकारें, कोर्ट्स वगैरह, उन पर लोगों का भरोसा लगातार कम हुआ है। असमानता कम होने की रफ्तार रुकना, ये चिंता की बात है। क्यों हो रहा है ऐसा? रिपोर्ट कुछ कहती है? रिपोर्ट एक बहुत ही चौंकाने वाला आंकड़ा देती है। वो कहती है कि किसी इंसान की कमाई का लगभग 71% हिस्सा सिर्फ इस बात पर निर्भर करता है कि वो कहाँ पैदा हुआ, किस परिवार में, किस देश में। मतलब जन्म की परिस्थितियां। 71%? बस जन्म की वजह से? हाँ, ये दिखाता है कि मौके की बराबरी अभी कितनी दूर है। रिपोर्ट आगे के खतरों की तरफ भी इशारा करती है, जैसे क्लाइमेट चेंज, डिजिटल डिवाइड, बढ़ती उम्र वाली आबादी। अगर सही नीतियां नहीं बनी तो ये चीजें असमानता को और बढ़ा सकती हैं। तो फिर क्या करना चाहिए? ILO क्या सुझाव दे रहा है? ILO कुछ मुख्य चीजों पर जोर दे रहा है। एक तो लेबर इंस्टीट्यूशंस को मजबूत करना, मतलब सोशल सिक्योरिटी का दायरा बढ़ाना, लेबर कानून अपडेट करना। दूसरा, मजबूत सोशल डायलॉग, यानी सरकार, मालिक और मजदूर संगठन बैठकर बात करें। तीसरा, हर पॉलिसी बनाते वक्त उसका सामाजिक असर जरूर देखा जाए। और चौथा, ग्लोबल लेवल पर सहयोग बढ़ाया जाए। ILO के हिसाब से सामाजिक न्याय का मतलब ही यही है कि हर इंसान को इज्जत, सुरक्षा और बराबरी के मौके मिले, ताकि वो अपना विकास कर सके। ये 71% वाली बात वाकई सोचने पर मजबूर करती है, और शायद यहीं से तकनीक का रोल आता है।
भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग सीसीआई ने एआई और कंपटीशन पर एक रिपोर्ट निकाली है। एआई बाजार तो बहुत तेजी से बढ़ रहा है ना? जबरदस्त तेजी से। अनुमान है कि ग्लोबल एआई मार्केट 2033 तक $4.8 ट्रिलियन का हो सकता है। सोचिए 2023 में ये करीब 189 बिलियन था और भारत में भी 2027 तक 17 या 22 बिलियन डॉलर पहुंचने की उम्मीद है। मतलब ग्रोथ बहुत तेज है, लेकिन इसी तेजी के साथ कंपटीशन यानी प्रतिस्पर्धा को लेकर सवाल भी उठ रहे हैं। हाँ, क्योंकि एआई सिर्फ सुविधा नहीं है, इसके कुछ कह सकते हैं छुपे हुए खतरे भी हो सकते हैं बाजार के लिए। सीसीआई किन खास जोखिमों की बात कर रहा है? कई तरह के जोखिम है। एक है जिसे कहते हैं एल्गोरिदमिक मिलीभगत। मतलब एआई सिस्टम खुद ही आपस में तालमेल बिठाकर कीमतें तय कर सकते हैं या बाजार बांट सकते हैं बिना किसी इंसान के बात किए। अच्छा, ये कैसे मुमकिन है? हाँ, एआई पैटर्न सीख कर ऐसा कर सकता है। दूसरा बड़ा जोखिम है डेटा और इंफ्रास्ट्रक्चर पर कुछ बड़ी कंपनियों का कब्जा। इससे नई या छोटी कंपनियों के लिए मार्केट में टिकना मुश्किल हो जाता है। तीसरा, भेदभाव वाला प्राइसिंग। मतलब एआई आपकी ऑनलाइन हिस्ट्री देखकर आपके लिए अलग दाम तय कर दें। अरे, मतलब किसी से ज्यादा किसी से कम। बिल्कुल, इससे कमजोर तबके का नुकसान हो सकता है। और चौथा, खुद के प्रोडक्ट्स को ज्यादा दिखाना या फिर ऐसी प्राइसिंग रखना कि छोटे कॉम्पिटिटर बाहर हो जाएं। ये तो वाकई गंभीर मुद्दे हैं। तो सीसीआई क्या कह रहा है? इनसे निपटा कैसे जाए? दुनिया में क्या हो रहा है? सीसीआई अभी इस पर विचार करवाए, अपनी निगरानी क्षमता कैसे बढ़ाएं, दूसरे रेगुलेटर से कैसे मिलकर काम करें, इंटरनेशनल लेवल पे क्या करें। दुनिया में भी अलग अलग तरीके अपनाए जा रहे हैं। अमेरिका ज्यादातर अपने पुराने एंटी ट्रस्ट कानूनों पर ही निर्भर है। यूरोपियन यूनियन ने एक पूरा एआई एक्ट बनाया है जो रिस्क के हिसाब से नियम तय करता है, और यूके ने भी हाल में एक डीएमसीसी एक्ट लागू किया है डिजिटल मार्केट के लिए। तो मतलब अभी सब अपना रास्ता ढूंढ रहे हैं। तकनीकी बात चल रही है तो भारत में ई गवर्नेंस को भी देख लेते हैं। जी, ये कैसे सिर्फ एक बैकएंड सिस्टम से आगे बढ़कर लोगों और सरकार के रिश्ते को बदल रहा है। वैसे हाल के ई गवर्नेंस इंडेक्स में भारत 97वें नंबर पर है। हाँ, ई गवर्नेंस का असर काफी गहरा हुआ है कई परतों में। सबसे पहला तो यही कि आम नागरिक के लिए सरकारी सेवाएं लेना आसान हो गया है। सोचिए, ई सेवा पोर्टल है, डिजी लॉकर है, कहीं से भी एक्सेस कर सकते हैं। सही बात है। दूसरा, पारदर्शिता और जवाबदेही बढ़ी है। जैसे जमीन के रिकॉर्ड ऑनलाइन हुए, कर्नाटक का वो भूमि प्रोजेक्ट काफी पहले शुरू हुआ था। या फिर डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर डीबीटी, पैसा सीधे खाते में। हाँ, डीबीटी से तो काफी फर्क पड़ा है। बिल्कुल, बीच में गड़बड़ी की गुंजाइश कम हुई। तीसरा, सरकारी दफ्तरों की एफिशिएंसी बढ़ी है। नेशनल ई गवर्नेंस प्लान, एनईजीपी है, कॉमन सर्विस सेंटर सीएससीज हैं, इनसे काम तेज हुआ है। और ये सब सिर्फ शहरों में नहीं हुआ है, गांव तक भी पहुंचा है। हाँ बिल्कुल। चौथा पॉइंट यही है, वित्तीय समावेशन। जनधन, आधार, मोबाइल, मतलब जेएम ट्रिनिटी और यूपीआई ने करोड़ों लोगों को जोड़ा है। पांचवां, ग्रामीण सशक्तिकरण। मध्य प्रदेश का ज्ञानदूत प्रोजेक्ट था, या पीएमजीडीएसएस स्कीम है डिजिटल लिटरेसी के लिए। और छठा, इसने इनोवेशन को भी बढ़ाया है। इंडिया स्टैक का पूरा इकोसिस्टम, आधार, यूपीआई, डिजिलॉकर, ये सब उसी का नतीजा है। जेम पोर्टल है सरकारी खरीद के लिए। ये दिखाता है कि तकनीक अगर सही से इस्तेमाल हो तो वो सामाजिक न्याय में मदद कर सकती है, जिसकी बात हम आईलो रिपोर्ट में कर रहे थे। बिल्कुल। तकनीक और समाज के बाद अब थोड़ा पर्यावरण और वन्यजीवों की तरफ चलते हैं। भारत में हाल ही में वन्यजीव संरक्षण के लिए 5 नई पहलें शुरू की गई हैं। हाँ, ये वन्यजीव सप्ताह 2025 के दौरान इनकी घोषणा हुई है। इनमें एक है प्रोजेक्ट डॉल्फिन का दूसरा फेज, फिर है प्रोजेक्ट स्लॉथ बेयर, ये एक तरह का भालू होता है। प्रोजेक्ट घड़ियाल भी है, और टाइगर रिजर्व के बाहर जो बाघ रहते हैं उनके मैनेजमेंट की योजना, और एक सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बन रहा है मानव वन्यजीव संघर्ष को कम करने के लिए। अच्छा, इन जानवरों से जुड़े कुछ दिलचस्प फैक्ट्स भी आए थे, जैसे गंगा डॉल्फिन हमारी राष्ट्रीय जलीय जीव है, और स्लॉथ बेयर बच्चों को पीठ पर लेकर चलते हैं, और नर घड़ियाल के थूथन पर घड़ा जैसा कुछ होता है। हाँ बिल्कुल, ये उनकी पहचान है, और इन पहलुओं को समझने के लिए इनकी संरक्षण स्थिति जानना जरूरी है। IUCN की लिस्ट में गंगा डॉल्फिन एंडेंजर्ड है, मतलब संकटग्रस्त। स्लॉथ बेयर वल्नरेबल हैं, यानी सुभेद्य, और घड़ियाल तो क्रिटिकली एंडेंजर्ड है, गंभीर रूप से संकटग्रस्त। और ये तीनों ही वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के शेड्यूल आई में है, मतलब इनको सबसे ज्यादा कानूनी सुरक्षा मिली हुई है। तो इन पहलुओं का फोकस क्या है? सिर्फ इन जानवरों को बचाना? वो तो है ही, लेकिन साथ ही मानव वन्यजीव संघर्ष को मैनेज करना भी एक बड़ा फोकस है। जैसे टाइगर रिजर्व के बाहर बाघों का प्रबंधन। ये सिर्फ जंगल की बात नहीं है, इसमें पूरा लैंडस्केप, टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल, लोकल कम्युनिटी की भागीदारी सब शामिल है। ये एक बड़ी चुनौती है आज के समय में। पर्यावरण से ही जुड़ी एक और तकनीक की बात कर लेते हैं,
कार्बन कैप्चर एंड स्टोरेज, CCS, ये क्या चीज़ है आसान भाषा में? इसका सीधा सा मतलब है कि जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है फैक्ट्रीज के लिए या सीधे हवा से, उसे पकड़ो, ट्रांसपोर्ट करो और फिर जमीन के बहुत नीचे, खास तरह की चट्टानों में हमेशा के लिए स्टोर कर दो, ताकि वो वापस हवा में ना जा पाए। इसे क्लाइमेट चेंज से लड़ने का एक तरीका माना जाता है। सुनने में तो ये ठीक लग रहा है, मतलब CO2 को कैद कर लो, पर क्या ये वाकई काम करता है? यहीं पर एक पेंच है। क्लाइमेट एनालिटिक्स नाम की एक संस्था है, उनकी स्टडी कहती है कि अगर एशिया के देश बहुत ज्यादा CCS पर निर्भर हो गए तो हो सकता है 2050 तक उनका टोटल एमिशन कम होने के बजाय 2.5 करोड़ टन बढ़ जाए। बढ़ जाए? वो कैसे? वो इसलिए कि शायद फिर कोयला, तेल, गैस जैसे फॉसिल फ्यूल का इस्तेमाल कम करने का प्रेशर कम हो जाए। कंपनियां कह सकती हैं कि हम निकाल तो रहे हैं CO2, पर उसे पकड़ भी तो रहे हैं। तो ये बड़ा सवाल उठता है कि क्या हमें सिर्फ ऐसे टेक्नोलॉजी वाले समाधानों पर टिके रहना चाहिए या असल जरूरत है कि उत्सर्जन को सोर्स पर ही कम किया जाए। CCS महंगा भी है, इसमें ऊर्जा भी लगती है और स्टोर की गई CO2 के लीक होने का डर भी रहता है। तो ये तकनीक भी मतलब पूरी तरह से समाधान नहीं है। जी चलिए अब कुछ और जरूरी खबरों पर फटाफट नजर डालते हैं। विज्ञान की दुनिया से शुरू करते हैं। फिजियोलॉजी या मेडिसिन में 2025 का नोबेल पुरस्कार मिल गया है। हाँ, ये 3 साइंटिस्ट को मिला है, मैक्स ब्रैंको और फ्रेड रैम्सडेल अमेरिका से और शिमोन साकागुची जापान से। उन्हें ये अवार्ड पेरिफेरल इम्यून टॉलरेंस पर उनकी खोज के लिए दिया गया है। पेरिफेरल इम्यून टॉलरेंस, ये सुनने में थोड़ा भारी है, इसका मतलब क्या हुआ? आसान भाषा में समझें तो ये हमारी इम्यून सिस्टम यानी रोग प्रतिरोधक क्षमता की वो काबिलियत है जिससे वो शरीर के अपने ही सही सलामत सेल्स पर हमला नहीं करता। इन वैज्ञानिकों ने खास तरह के सेल्स खोजे, रेगुलेटरी T सेल्स या T सेल्स, और एक जीन FOXP3 जो इस पूरे सिस्टम को कंट्रोल करते हैं। मतलब ये सेल्स एक तरह से इम्यून सिस्टम के ब्रेक का काम करते हैं, उसे ज्यादा आक्रामक होने से रोकते हैं। अच्छा, तो ये खोज महत्वपूर्ण कैसे है? इसका क्या फायदा हो सकता है? इसके बहुत बड़े फायदे हो सकते हैं। एक तो कैंसर के इलाज में, इम्यूनोथेरेपी में। कई बार कैंसर सेल्स इन T सेल्स का इस्तेमाल करके इम्यून सिस्टम से बच निकलते हैं। अगर हम इन T सेल्स को कंट्रोल कर पाएं तो इम्यूनोथेरेपी बेहतर काम कर सकती है। दूसरा, ऑटो इम्यून बीमारियों में, जैसे टाइप 1 डायबिटीज या गठिया, जहां इम्यून सिस्टम गलती से शरीर पर ही हमला करता है, शायद T सेल्स को बढ़ाकर इन बीमारियों को कंट्रोल किया जा सके। तीसरा, ऑर्गन ट्रांसप्लांट में, ताकि शरीर नए अंग को रिजेक्ट ना करे। इन सब पर क्लिनिकल ट्रायल भी चल रहे हैं। अरे वाह, ये तो वाकई बहुत उम्मीद जगाने वाली खोज है। अच्छा, अब कुछ और हाल की घटनाओं को देख लेते हैं। तिब्बत में बर्फीले तूफान की खबर थी। हाँ, तिब्बत में अचानक एक तेज ब्लिजर्ड आया जिसमें कई ट्रेकर्स फंस गए थे। ब्लिजर्ड मतलब बहुत तेज हवा और बर्फ जिसमें कुछ दिखता नहीं है। और भारत में शेयर मार्केट से जुड़ी STT की खबर है। जी, सुप्रीम कोर्ट इस बात की जांच करेगा कि सिक्योरिटीज ट्रांजैक्शन टैक्स यानी STT संवैधानिक है या नहीं। ये स्टॉक एक्सचेंज पर शेयरों वगैरह की खरीद बिक्री पर लगने वाला टैक्स है जो 2004 में आया था। भारत का UPI अब कतर में भी चलेगा? हाँ, UPI सर्विसेज को कतर तक एक्सपैंड कर दिया गया है। कतर, जिसकी राजधानी दोहा है, खाड़ी का एक अहम देश है। सीरिया के अल होल कैंप का भी जिक्र था। हाँ, इराक में UN के साथ मिलकर एक कॉन्फ्रेंस की थी अल होल कैंप से लोगों की वापसी पर। ये नॉर्थ ईस्ट सीरिया में एक बहुत बड़ा रिफ्यूजी कैंप है जहां ISIL से जुड़े परिवारों के लोग भी हैं। खेल की दुनिया से पैरा एथलेटिक्स में भारत का प्रदर्शन कैसा रहा? बहुत शानदार। भारत ने वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 में रिकॉर्ड 22 मेडल जीते, जिसमें 6 गोल्ड हैं। और खास बात यह कि भारत ने पहली बार इसे होस्ट भी किया। चीन में टाइफून मुठमो आया था। जी, चीन के यूनान और ग्वांगडोंग प्रांत प्रभावित हुए। टाइफून वेस्टर्न पैसिफिक ओशन के ताकतवर ट्रॉपिकल साइक्लोन होते हैं। यूनेस्को में भी कोई नई नियुक्ति हुई है? हाँ, पहली बार किसी अरब लीडर को यूनेस्को का डायरेक्टर जनरल बनाया गया है। यूनेस्को का हेडक्वार्टर पेरिस में है। और आखिर में यूक्रेन से जुड़ी खबर। रूस ने हाल में यूक्रेन के खार्किव और पोल्टावा इलाकों में गैस फैसिलिटीज पर बड़े हमले किए हैं। जापोरिजिया इलाका, जहां न्यूक्लियर प्लांट है, वो लगातार चिंता का विषय बना हुआ है। तो आज हमने काफी कुछ देखा, ग्लोबल हेल्थ ट्रेंड से लेकर सामाजिक असमानता तक, टेक्नोलॉजी के 2 पहलुओं से लेकर पर्यावरण की चिंताओं और कोशिशों तक, और विज्ञान की दुनिया में क्या हो रहा है और दुनिया भर की कुछ अहम घटनाओं तक। हाँ, और इन सबको अगर जोड़कर देखें तो एक सवाल जरूर उठता है। हमने देखा है ILO कह रहा है असमानता कम नहीं हो रही, 71% कमाई जन्म पर निर्भर है।
दूसरी तरफ एआई जैसे टूल नए भेदभाव ला सकते हैं। सीसीएस जैसे समाधानों के अपने रिस्क हैं। तो ऐसे में समाज ये कैसे पक्का करे कि जो तरक्की हो रही है, जो नई तकनीक आ रही है, उसका फायदा वाकई सब तक पहुंचे? कहीं ऐसा तो नहीं कि ये मौजूदा बंटवारे को और गहरा कर दे? क्या सिर्फ इनोवेशन काफी है, या उसके साथ साथ मजबूत नैतिक गाइडलाइंस, सामाजिक बातचीत और सेफ्टी नेट की भी जरूरत है? ये वाकई एक बड़ा सवाल है। इनोवेशन और इंक्लूजन, यानी नवाचार और समावेश, इन दोनों में संतुलन कैसे बने? शायद यही आज के समय की सबसे बड़ी चुनौतियों में से एक है। अगर आज की चर्चा आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। शुक्रिया।